गो। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा, देखो बेटे, आज हम वही 1112 का सवाल करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ मतलब आरडी शर्मा से कुछ इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये सब रिलेशंस के ऊपर दो चार सवाल भी करेंगे, जिसको मैंने पिक किया हूँ। ठीक है ना। अच्छा, पहला क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटे, आरडी शर्मा का सवाल है। बोला है इफ आर एंड एस आर रिलेशंस ऑन सेट ए। ठीक है, आर एंड एस सेट ए के ऊपर डिफाइंड होता हुआ दो रिलेशन है, देन प्रूव द फॉलोइंग। पहले प्रूव करने के लिए बोला है कि आर एंड एस आर सिमेट्रिक implies आर इंटरसेक्शन एस एंड आर यूनियन एस आर सिमेट्रिक। मतलब कि अगर आर एंड एस ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो प्रूव करो बेटे। देखो, अगर आर एंड एस दोनों सिमेट्रिक हैं तो प्रूव करो आर इंटरसेक्शन एस भी सिमेट्रिक होगा एंड आर यूनियन एस भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, एंड आर एस क्या है बेटे? सेट ए के ऊपर डिफाइंड होता हुआ दो रिलेशन। ठीक है ना, पूरा प्रोसीजर के हिसाब से चलेंगे। ठीक है। अच्छा देखो, पहला बीट। अच्छा, पहला बीट में उसने हमें गिवन क्या दिया है? बोला है कि आर एंड एस आर सिमेट्रिक, ये हमें गिवन है कि आर एंड एस आर सिमेट्रिक रिलेशंस। और प्रूव क्या करना है बेटे? ना आर इंटरसेक्शन एस ही सिमेट्रिक, आर यूनियन एस भी सिमेट्रिक, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना। अच्छा, तो पहले लिख देते हैं गिवन क्या है ना, आर एंड एस आर सिमेट्रिक। अच्छा, तो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक, है ना। मतलब इसका मतलब होता है इम्प्लाइज होता है ना, कि प्रूव दैट दिस इम्प्लाइज दिस। मतलब अगर ये होता है तो प्रूव करो कि ये भी होगा, है ना। तो ये गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। ऐसा आई होप अब समझ गए हैं। ठीक है ना। तो मुझे आर इंटरसेक्शन एस को सिमेट्रिक दिखाना है। अच्छा, एक रिलेशन कब सिमेट्रिक होता है, कब उसको सिमेट्री बोलते हैं? सपोज एक रिलेशन सेट ए के ऊपर डिफाइंड हुआ है, तो उस रिलेशन को सिमेट्रिक कब बोला जाएगा? अगर उसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर मौजूद है तो उसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर भी उसके अंदर होना चाहिए, है ना। मेरे बात समझ रहे हो? इफ देर इज एनी ऑर्डर पेयर एक्स वाई इन द रिलेशन, देन उसके अंदर वाई एक्स नाम का ऑर्डर पेयर भी होना जरूरी है, तभी जाकर सिमेट्रिक होगा, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं रहेगा, है ना। तो मानो ये जो आर इंटरसेक्शन एस जो रिलेशन है, उसके अंदर हम एक रैंडम ऑर्डर पेयर उठाते हैं एक्स कमा वाई। लेट एक्स कमा वाई बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है। अच्छा बेटे, अगर मैं किसी तरह ये साबित कर दूं, ये प्रूव कर दूं कि आर इंटरसेक्शन एस के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर एक्स वाई अगर है, तो उसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर वाई कमा एक्स भी उसके अंदर है, अगर ये मैं साबित कर दिया किसी तरह, तो क्या प्रूव हो जाएगा कि आर इंटरसेक्शन एस के अंदर कोई भी रैंडम ऑर्डर पेयर उठाओ उसका उल्टा वाला भी उसके अंदर है, ये साबित हो जाएगा, है ना। तो एज्यूम करके चलते हैं कि आर इंटरसेक्शन एस के अंदर एक ऑर्डर पेयर एक्स कमा वाई है, और चलो ट्राई करते हैं ये प्रूव करने की वाई कमा एक्स भी उसके अंदर मौजूद है। अच्छा। अच्छा, एक्स कमा वाई नाम का ऑर्डर पेयर आर इंटरसेक्शन एस में मौजूद है ना। अच्छा, कोई एलिमेंट अगर दो सेट के इंटरसेक्शन में मौजूद होता है तो इसका क्या मतलब होता है? दोनों का कॉमन एलिमेंट हो रहा होगा, है ना। सपोज सपोज 5x एलिमेंट है जो कि ए इंटरसेक्शन बी को सपोज बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है भाई? ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं? तो ए बी का कॉमन एलिमेंट होते हैं ना। इसका मतलब 5 बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू बी। 5 ए को भी बिलोंग कर रहा है एंड बी को भी बिलोंग कर रहा है, तभी तो इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। उसी तरह बेटे यहाँ पर एक्स वाई ऑर्डर पेयर आर इंटरसेक्शन एस को बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि एक्स कमा वाई बिलोंग टू आर एंड एक्स कमा वाई बिलोंग टू एस। अच्छा, हमें गिवन है कि आर एंड एस आर सिमेट्रिक, है ना, ये गिवन है। अच्छा, अगर आर एक सिमेट्रिक रिलेशन हमें गिवन है, तो बेटा आर के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर अगर होगा तो उसका उल्टा वाला भी उसके अंदर जरूर होगा, बिकॉज आर इज सिमेट्रिक गिवन।
तो आर के अंदर अगर एक्स वाई है तो उसके अंदर वाई एक्स भी रहेगा कि नहीं रहेगा? दैट इंप्लाइज वाई कमा एक्स ऑल्सो बिलोंग टू आर। एंड बेटा एस भी सिमेट्रिक दिया है, गिवन है आर एंड एस आर सिमेट्रिक। तो बेटा अगर एस एक सिमेट्रिक रिलेशन है एंड उसके अंदर एक्स वाई नाम का ऑर्डर पेयर है, तो उसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर वाई एक्स भी उसके अंदर होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। तो भाई y कमा एक्स नाम का ऑर्डर पेयर आर को भी बिलोंग कर रहा है एंड एस को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब दोनों का कॉमन ऑर्डर पेयर है ना बेटा, y कमा एक्स दोनों में कॉमन है। तो बेटा हम बोल सकते हैं कि y कमा एक्स बिलोंग टू, बेटा एंड मतलब इंटरसेक्शन है ना, याद है ना? अरे समझ रहे हो? तो तो इससे क्या साबित हो गया भाई बताओ? हेलो, यू गेट इट और नॉट? ओके। यस सर। हाँ ओके। और 1 सेकेंड, 12 13 14 15। ओके ठीक है। हाँ तो समझ गए ना? तो हमने लॉजिकली क्या प्रूव करके साबित कर दिए कि आर इंटरसेक्शन एस का कोई भी ऑर्डर पेयर एक्स वाई अगर है तो उसके अंदर लॉजिकली हम दिखा दिए कि वाई कमा एक्स भी जरूर मौजूद है। अभी एक्स कमा वाई कोई भी ऑर्डर पेयर हो सकता है आर इंटरसेक्शन एस के अंदर, और हम लॉजिकली दिखा दिया कि उसका उल्टा भी उसके अंदर मौजूद है। मतलब इफ देयर इज एनी ऑर्डर पेयर इन आर इंटरसेक्शन एस, then its reverse order pair is also there in R intersection S. Therefore R intersection S is what? Symmetric. You get it? और यस सर। इधर बेटे जो मैं ये किया इसका रीजन यहाँ पर लिख देते हैं। आज R and S are symmetric given। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या बोला है कि प्रूव दैट आर यूनियन एस इज ऑल्सो सिमेट्रिक। मतलब अगर आर एस दोनों सिमेट्रिक है तो आर यूनियन एस भी सिमेट्रिक है। बिल्कुल इसी तरह से प्रोसीड करेंगे, है ना? चलो करते हैं, आर यूनियन एस को भी सिमेट्रिक दिखाते हैं। अच्छा, हाँ तो भाई दूसरा है ना, टू प्रूव दैट आर यूनियन एस इज सिमेट्रिक, प्रूव करना है। तो उसी तरह प्रोसीड करेंगे कि लेट एक्स कमा वाई बिलोंग टू आर यूनियन एस। बेटा आर एस समझ रहे हो ना? आर एस यहाँ पर क्या है? आर एस सेट ए के ऊपर डिफाइंड होता हुआ दो रिलेशन है। अच्छा हाँ बेटे, सेट ए के ऊपर दो रिलेशन हमें गिवन है आर एस, ये दोनों सेट ए के ऊपर डिफाइंड होता हुआ रिलेशन है। तो इनका इंटरसेक्शन करो, इनका यूनियन करो, इनके बीच में डिफरेंस करो, जो सेट निकलेगा वो भी सेट ए के ऊपर डिफाइंड होता हुआ एक रिलेशन ही होगा। आर एंड एस दोनों सेट ए के ऊपर डिफाइंड होते हुए दो रिलेशन है। अब ये दोनों रिलेशन के बीच में इंटरसेक्शन करोगे, क्या होगा इंटरसेक्शन करने से भाई? रिलेशन के अंदर होता क्या है? रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर तो होते हैं ना। तो आर के अंदर उसका ऑर्डर पेयर है, एस के अंदर उसका ऑर्डर पेयर है। जब दोनों का इंटरसेक्शन करोगे और एक रिलेशन प्रकट होगा, उसके अंदर क्या होगा? इन दोनों का कॉमन ऑर्डर पेयर आएगा, तो वो भी सेट ए के ऊपर डिफाइंड होता हुआ एक रिलेशन होगा। उसी तरह बेटा आर में ऑर्डर पेयर है, एस में ऑर्डर पेयर है। जब यूनियन करोगे, दो सेट का यूनियन कैसे किया जाता है? दोनों का ऑल एलिमेंट को कंबाइन कर दिया जाता है। तो आर के अंदर का सारे ऑर्डर पेयर, एस के अंदर के सारे ऑर्डर पेयर को इकट्ठा करके एक सेट बना दो, वो हो गया आर यूनियन एस। और वो भी सेट ए के ऊपर ही एक रिलेशन रहेगा, है ना? आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो हम वही प्रूव कर रहे हैं कि आर एंड एस दोनों का इंटरसेक्शन वाला जो रिलेशन बनेगा वो सिमेट्रिक होगा, जो कि प्रूव कर दिए। अभी प्रूव करेंगे आर एंड एस का यूनियन करने के बाद जो रिलेशन बनेगा वो भी सिमेट्रिक बनेगा। तो चलो करते हैं। तो लेट एक्स कमा वाई बिलोंग टू आर यूनियन एस। अच्छा बेटे, कोई भी एलिमेंट अगर दो सेट का यूनियन को बिलोंग करता है, बेटे यूनियन का मतलब और है ना बेटे, याद है ना? अभी इंटरसेक्शन का मतलब एंड, यूनियन का मतलब और, याद आ रहा है ना? है? यस सर। हाँ। कोई भी एलिमेंट अगर ए यूनियन बी के अंदर मौजूद है तो इसका क्या मतलब होते हैं? इसका तीन मतलब होते हैं। या तो एलिमेंट ए में हो रहा होगा, या तो एलिमेंट बी में हो रहा होगा, या तो ये एलिमेंट ए बी दोनों में हो रहा होगा, है ना?
ए यूनियन बी में तीन तरह के एलिमेंट होते हैं। कुछ एलिमेंट जो कि खाली ए को बिलोंग करने वाले, कुछ एलिमेंट जो कि खाली बी को बिलोंग करने वाले, कुछ एलिमेंट जो कि ए बी बोथ में बिलोंग करते हैं, है ना भाई, समझ रहे हो ना। तो हम और यूज करते हैं, है ना, बिकॉज ए यूनियन बी में ए के बी के सारे एलिमेंट आके रहते हैं। तो फाइव बिलोंग्स टू यूनियन बी का मतलब है फाइव बिलोंग्स टू ए और फाइव बिलोंग्स टू बी। उसी तरह बेटे एक्स कमा वाई ऑर्डर पेयर ए आर यूनियन एस को बिलोंग करे, इसका क्या मतलब है बेटे, एक्स कमा वाई बिलोंग टू आर और एक्स कमा वाई बिलोंग टू एस। अच्छा, हमें क्या गिवन है कि आर एंड एस बोथ आर सिमेट्रिक, है ना। तो एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स भी तो आर में होगा, अरे है कि नहीं। यस सर। एस भी सिमेट्रिक है, तो अगर उसमें एक्स वाई है तो वाई एक्स भी तो उसके अंदर होगा। यस सर। अच्छा, तो बेटे वाई एक्स नाम का जो ऑर्डर पेयर है वो आर में है और एस में है। बेटे याद है ना, पढ़े थे, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी implies x belong to A और x belong to B, और ये डबल इम्प्लीकेशन भी पढ़े थे, मतलब उल्टा भी होता है कि अगर बेटे आपका एलिमेंट x अगर A को बिलोंग कर रहा है या फिर और है, या फिर अगर B को बिलोंग कर रहा है, या फिर अगर दोनों को बिलोंग कर रहा है, तो वो एलिमेंट जरूर दोनों सेट का यूनियन को बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों सेट के यूनियन में दोनों के ऑल एलिमेंट आके रहते हैं। तो y कमा एक्स आर को बिलोंग कर रहा है और एस को बिलोंग कर रहा है, और मतलब यूनियन, इसका मतलब y कमा एक्स दोनों का यूनियन को बिलोंग करेगा। तो लॉजिकली क्या साबित कर दिए कि एनी ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज देयर इन आर यूनियन एस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट इट्स रिवर्स ऑर्डर पेयर y कमा एक्स इज देयर इन आर यूनियन एस। तो क्या हो गया भाई, x कमा वाई बिलोंग टू आर यूनियन एस इम्प्लाइज y comma x also belong to R union S. Therefore, R union S is symmetric. अच्छा, दूसरा आते B2। B2 में बोला है कि प्रूव दैट R इज रिफ्लेक्सिव एंड S इज एनी रिलेशन, मतलब R S दोनों सेट ए के ऊपर डिफाइंड होता हुआ दो रिलेशन है, और बोला है कि R रिफ्लेक्सिव है, S एनी रिलेशन, मतलब S रिफ्लेक्सिव हो सकता है नहीं भी हो सकता है, R रिफ्लेक्सिव है, S इज एनी रिलेशन implies R union S is also reflexive। अगर बेटे R रिफ्लेक्सिव S कुछ भी हो जाए तो बेटा R यूनियन S भी रिफ्लेक्सिव रहेगा। मैं और आई एम श्योर कि ये सवाल आप खुद से भी कर सकते हो लॉजिक अप्लाई करते हुए। अच्छा, क्या क्या गिवन है बेटे आपको इधर, गिवन दैट ये भी 2 है, R इज रिफ्लेक्सिव एंड एस इज एनी रिलेशन। अरे समझ रहे हो ना, एस रिफ्लेक्सिव हो सकता है नहीं हो सकता, हमें एस के बारे में कुछ पता नहीं है, बस एस सेट ए के ऊपर डिफाइंड होता हुआ एक रिलेशन है, और हमें क्या दिखाना है, आर यूनियन एस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, है ना। अब भाई सुनो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब होता है। सपोज सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, क्या मतलब है कि आर ए के ऊपर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या मतलब है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, ऐसा होता क्या है जो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सेट ए का एवरी एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड होता है भाई, है ना, है, सेट ए का एवरी एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड हो जाता है। अगर सेट का एवरी एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड हो जाए, अभी अपने अलावा दूसरों के साथ रिलेट हो जाए तो भी चलेगा, बस एवरी एलिमेंट अपने साथ अगर रिलेट हो जाता है तो हम उसको रिफ्लेक्सिव बोल देते हैं। मतलब इफ एनी रैंडम एलिमेंट एक्स इज देयर इन सेट ए, if any random element x is there in set A, then x comma x order pair must be there in the relation R। मतलब ये रिलेशन के अंडर पर x अपने साथ रिलेट होना चाहिए फॉर एनी रैंडम एलिमेंट x ऑफ सेट ए। अरे समझ रहे हो ना, वही तो होता है ना रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अच्छा R R सेट ए के ऊपर एक रिलेशन है, एस भी सेट ए के ऊपर रिलेशन है, तो दोनों का यूनियन भी सेट ए के ऊपर एक रिलेशन होगा, है ना, वो भी एक रिलेशन होगा सेट ए के ऊपर।
सेट ए के ऊपर दो रिलेशन आर ए से उनका इंटरसेक्शन करोगे भी वो भी एक रिलेशन निकलेगा सेट ए के ऊपर, उनका यूनियन करोगे वो भी एक रिलेशन निकलेगा सेट के ऊपर, उनका डिफरेंस निकालोगे वो भी होगा एक रिलेशन सेट ए के ऊपर। तो हमें दिखाना है कि आर यूनियन एस इज रिफ्लेक्सिव। तो लेट एक्स बिलोंग टू सेट ए, समझ रहे हो ना, ए के ऊपर हमारा ये रिलेशंस डिफाइंड होते हुए है ना। तो मानो एक्स हमारा सेट ए का एनी रैंडम एलिमेंट है। अच्छा, अगर एक सेट ए का एनी रैंडम एलिमेंट है तो बेटे एक्स कॉमा एक्स नाम का ऑर्डर पेयर रिलेशन आर के अंदर जरूर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, कैसे मुझे पता चला? क्योंकि दिया है ना आर इज रिफ्लेक्सिव। अरे दिया है ना आर इज रिफ्लेक्सिव। यस सर। आर रिफ्लेक्सिव। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, कोई एक एलिमेंट है 5 जो कि सेट ए को बिलोंग कर रहा है। अभी वो सेट बी को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आई डोंट नो एंड आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। बस मुझे पता है कि 5 सेट ए का एक एलिमेंट है। तो क्या मैं सीना सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि 5 ए यूनियन बी सेट को ही बिलोंग करेगा? मुझे पता नहीं बी के यस अंदर सर। 5 है कि नहीं, आई डोंट नो। बोल सकता हूँ सीना ठोक के। यस सर। सर और है ना। और अरे भाई है कि नहीं भाई, जब दो सेट को यूनियन करते हो क्या करते हो, दोनों का सारे एलिमेंट को तो इकट्ठा कर ले हो तो ना, यू पुल इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो कोई भी एलिमेंट अगर सेट ए में है तो ए यूनियन बी में भी आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट अगर बी में है तो ए यूनियन बी में भी आ जाएगा। तो बेटा ये एक्स कॉमा एक्स नाम का ऑर्डर पेयर हमें पता है कि आर में है, तो एस में हो या ना हो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जरूर आर यूनियन एस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ रे, तो बताओ आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। आएगा। तो क्या साबित हो गया कि सेट ए के अंदर अगर कोई भी रैंडम एलिमेंट एक्स है तो एलिमेंट आर यूनियन एस रिलेशन के अंडर में अपने साथ जरूर रिलेट हो रहा है। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बीइंग रिलेटेड टू इटसेल्फ अंडर आर यूनियन एस। तो क्या साबित हो गया? और आर यूनियन एस इज, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ओके। अच्छा और एक सवाल उठाते हैं, इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखो आर डी शर्मा का सवाल है। बोला है कि इफ आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए, अगर आर सेट ए के ऊपर एक सिमेट्रिक रिलेशन है तो प्रूव करो, सॉरी देन राइट ए रिलेशन बिटवीन आर एंड आर इनवर्स। बेटा देखो ये वो वाला रिलेशन नहीं है, वो बोल रहा है कि आर क्या है, आर यहाँ पर क्या है ना, सेट ए के ऊपर डिफाइंड होता हुआ एक सिमेट्रिक रिलेशन। तो आर एंड उसका इनवर्स वाला रिलेशन के बीच में क्या रिश्ता है ना, मैं दोबारा वर्ड रिलेशन इसीलिए यूज नहीं किया मतलब आप समझ रहे हो मैं, मेरा मतलब है क्या, मतलब इन दोनों में बीच में हो रहा हो तो हो क्या रहा है, क्या इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये बताओ क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में, क्या सिमिलरिटी, क्या डिफरेंस, क्या आपको नजर क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। लेकिन उसके पहले आपको एक रिलेशन का इनवर्स वाला रिलेशन मैंने पढ़ाया था, याद होना चाहिए, है ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एंड सपोज आर एक रिलेशन ऑन सेट ए है, उसके अंदर ऑर्डर पेयर है 1 1 1 2 3 1। तो उसका इनवर्स वाला रिलेशन क्या होता है, कैसे मिलेगा उसका इनवर्स वाला रिलेशन? अरे सारे ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को उल्टा करके लिख लो, है कि नहीं भाई, 1 1 उसको उल्टा कर दो 1 1, 1 2 को उल्टा कर दो 2 1, 1 3 3 1 को उल्टा कर दो 1 3। अरे समझ रहे हो ना, ऐसे ही तो इनवर्स रिलेशन निकलता है। तो नहीं सिमेट्रिक का बात नहीं है, सिमेट्रिक फिनोमेट्रिक कुछ नहीं, मैं आर के इनवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बेटे फंडा ये है कि बेटा रिलेशन एंड उसके इनवर्स है ना बेटे, अगर आप देखो मतलब रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनके उल्टे वाले ऑर्डर पेयर्स को लेके उसका इनवर्स रिलेशन बनता है ना।
मतलब अगर कोई भी ऑर्डर पेयर एक्स कमा वाई आर में है तो उसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर उसका इन्वर्स में होगा। उसी तरह कोई भी अगर ऑर्डर पेयर एक्स कमा वाई आर इन्वर्स में है तो उसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर आर में होगा। अरे समझ रहे हो ना, आर एंड आर इन्वर्स, आर जो जो ऑर्डर पेयर को लेके बना हुआ है, आर इन्वर्स उसके उल्टे ऑर्डर पेयर को लेके बना होता है कि नहीं? समझ रहे हो मेरा बात? ओके। तो यहाँ पर उसने हमें गिवन दिया है, हमें गिवन क्या है कि बोला है कि आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्या गिवन है? गिवन दैट, हाँ 31 32 33 34, ओके देखो भाई क्या बोला है कि आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए। तो बोला है कि आर एंड आर इनवर्स के बीच में क्या रिलेशन है ना, तो गिवन क्या लिख देते हैं, गिवन दैट आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन है ना, आर एक सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, ऑन सेट ए। अच्छा पहले से ही मैं आपको बोल देता हूँ आर अगर, अच्छा आप एक एग्जाम्पल लेके पहले इसको महसूस कर लो, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल लेके महसूस कर लो और आपको पता चल जाएगा कि आर इनवर्स एंड आर के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। मैं फील करवाता हूँ। सपोज सेट ए में ले रहा हूँ, उसके अंदर एलिमेंट रख रहा हूँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 थोड़ा बड़ा ले जाता हूँ। और सपोज आर एक सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए के ऊपर लेता हूँ, 1 2 2 1 1 3 3 1 2 4 4 2। भाई चेक कर लो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर, यस सिमेट्रिक। सर। सिमेट्रिक हो जाएगा क्योंकि बेटे सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन ये है कि उसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर अगर है तो उसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर भी उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो यस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑन सेट है, क्योंकि 1 2 है 2 1 है 2 1 है 1 2 है 1 3 है 3 1 है 3 1 है 1 3 है 2 4 है 4 2 है 4 2 है 2 4 है। अच्छा जरा इसका इन्वर्स वाला रिलेशन निकालो जरा, आर इन्वर्स क्या होगा, कैसे निकालते हैं? सारे आर के ऑर्डर पेयर को उल्टा कर दो, आर इन्वर्स के ऑर्डर पेयर मिल वही जाएंगे। सेम। वेरी गुड बेटा, सबको उल्टा करो, सबको उल्टा करो, सबको उल्टा करके लिखो। क्या आप देख रहे हो कि आर एंड आर इनवर्स आर इक्वल टू इच अदर? यस सर। दोनों में सेम ऑर्डर पेयर है। यस सर। 1 2 आर में भी है, 2 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 1 इसमें भी है, 2 4 इसमें भी, यस दे आर इक्वल टू इच अदर। तो फील आ गया ना बेटे, तो इक्वल होंगे। लेकिन हमें ऐसे तो एग्जाम्पल से प्रूव नहीं कर सकते, हमें इसको मतलब पूरा थ्योरेटिकल अप्रोच से प्रूव करना होगा, है ना। लेकिन फिलहाल इतना तो पता चल गया कि दे विल बी इक्वल टू इच अदर। तो चलो प्रूव करते हैं। अच्छा लेट, अच्छा दो सेट इक्वल कैसे दिखाते हैं, याद है फर्स्ट ईयर में पढ़े थे? दो सेट को इक्वल कैसे दिखाया जाता है? अगर दोनों एक दूसरे का सबसेट हो, है ना, सबसेट। दोनों अगर एक दूसरे का सबसेट हो तो दो सेट इक्वल होते हैं। इफ ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, देन ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर। अच्छा तो बेटा देखो, लेट एक्स कमा वाई बिलोंग टू योर रिलेशन आर, ठीक है ना, मानो एक्स कमा वाई आपके रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा बेटे, अगर एक्स कमा वाई आपके रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और मैं अगर किसी तरह ये साबित कर दूं धीरे धीरे करके कि यही एक्स कमा वाई उसका इन्वर्स वाला रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो क्या प्रूव हो जाता है कि आर के अंदर का कोई भी रैंडम ऑर्डर पेयर उसके इन्वर्स के अंदर भी है। तो ये साबित हो जाएगा आर इज ए सबसेट ऑफ आर इन्वर्स, साबित हो जाएगा ना। सेट ए का कोई भी रैंडम ऑर्डर पेयर, मानो एक्स एक सेट ए का रैंडम एलिमेंट है, तो अगर मैं ये साबित कर दूं वही एलिमेंट एक्स बी में भी है, तो क्या प्रूव हो जाता है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, याद आ रहा है फर्स्ट में पढ़े थे? यस सर। यस सर। हाँ, तो वही फंडा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो मुझे मेरा टारगेट है ये दिखाना कि एक्स कमा वाई आर इनवर्स को बिलोंग कर रहा है। चलो देखते हैं। अच्छा बेटे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर, और आपको क्या गिवन है बेटे? आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। तो बेटे एक्स वाई अगर आर में है एंड आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है तो उसके अंदर जरूर क्या है भाई? उसका उल्टा वाला है, वाई एक्स है, राइट। अच्छा बेटे रिलेशन के अंदर अगर वाई एक्स है
तो उसका इन्वर्स के अंदर जरूर एक्स वाई होगा कि नहीं होगा। मेरा रिलेशन के अंदर अगर कोई भी ऑर्डर पेयर 1 2 है, अरे उसका इन्वर्स वाला रिलेशन तो उसके उल्टे वाले ऑर्डर पेयर को लेके बना हुआ होता है ना। तो अगर टू 1 2 वन। नाम का ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन के अंदर है तो उसका उल्टा 2 1 भी तो उसका इन्वर्स में हो जाएगा ना। तो वाई एक्स अगर आर में है तो उसका उल्टा एक्स वाई आर इन्वर्स में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ भाई यस बताओ। हाँ, तो क्या साबित हो गया भाई, एनी ऑर्डर पेयर बिलोंग टू आर, इट्स द सेम ऑर्डर पेयर आल्सो बिलोंग टू आर इनवर्स। मतलब एक्स कमा वाई बिलोंग टू आर, कोई भी एलिमेंट एक्स कमा वाई अगर आर में है तो बेटे वो इम्प्लाई करता है कि वो आर इनवर्स में भी हो रहा है। इसका मतलब क्या साबित हो गया, आर इज ए सबसेट ऑफ आर इनवर्स। उसी तरह मुझे क्या दिखाना है बेटे, आर इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ आर दिखाना है। अरे समझ रहे हो, आर इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ आर दिखाना है, तो साबित हो जाएगा दोनों इक्वल टू इच अदर। ठीक है, तो करते हैं चलो। अच्छा एक्स वाई ले चुके हैं, चलो अभी 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 कुछ और ले जाते हैं, पी क्यू ले जाते हैं। समझ रहे हो, चलो पी क्यू ले जाते हैं। लेट पी कमा क्यू बिलोंग टू आर इनवर्स। मानो पी कमा क्यू आर इनवर्स के अंदर एक रैंडम ऑर्डर पेयर है। अच्छा, अच्छा बेटे एक बात बताओ, अगर पी क्यू आर इनवर्स के अंदर मौजूद है तो उसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर क्यू पी वो किसके अंदर मौजूद होगा, आर। आर के अंदर जरूर मौजूद होगा। आर एंड आर इनवर्स में आर का जितने ऑर्डर पेयर है सबका उल्टे आर इनवर्स है, आर इनवर्स के जितने ऑर्डर पेयर है सबका उनके उल्टा आर में है। अरे समझ रही हो। यस सर। और बेटा आपको ये गिवन है कि आर इज सिमेट्रिक, एंड अगर आर सिमेट्रिक है एंड उसके अंदर क्यूपी है तो आर के अंदर पीयू क्यू जरूर होगा। पी क्यू जरूर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आर इनवर्स का कोई भी रैंडम ऑर्डर पेयर आर में भी आ रहा है, आर में सबसेट भी होगा आ, सर। पी क्यू बिलोंग टू आर इनवर्स also implies PQ belong to R. Therefore, R inverse is a subset of R. So from 1 and 2, सर R इक्वल। is equal to R inverse. You get it? खत्म हुआ यस कहानी। सर। हाँ, तो दोनों 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 सवाल इजी थे कि डिफिकल्ट थे। सर इजी। इजी, बहुत इजी थे है ना। अच्छा आपको सर असाइनमेंट, 11th कॉन्सेप्ट। हाँ यस आपको असाइनमेंट है, ये सवाल आज आप करोगे, नोट में तो है, और कल मैं इसको आपके सामने करूंगा, लेकिन आप इसको घर में आज खुद से करोगे। और ऐसे सवाल करने से आपका क्या होता है बेटे, फंडा और भी तगड़ा से क्लियर हो जाता है ना। अच्छा चलो, अब 1 1 और 2 के ऊपर क्वेश्चन करेंगे बेटे। इंजेक्टिविटी मतलब समझ में आना है, 1 1 सर्जेक्टिविटी मतलब 1 2 कल पढ़े थे, इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव मतलब 1 2। अच्छा आई होप आपको याद है 1 1 क्या होता है, 1 2 क्या होता है, याद है हैं? अच्छा 1 1 1 2 1 1, अच्छा 1 1 का डेफिनेशन को अगर बेटा मैं शॉर्ट में लिखे, अगर 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन को शॉर्ट में इनपुट आउटपुट के टर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 1 1 डिफरेंट इनपुट्स गिव डिफरेंट आउटपुट्स, डिफरेंट आउटपुट्स, अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट है ना। जैसे कि मानो ये कुछ डोमेन में है, ये कुछ को डोमेन में है, समझ रहे हो ना। इनपुट अलग अलग, उनका आउटपुट भी अलग अलग, मेरा बात समझ रहे हो। ये होता है 1 1। मेनी 1 में क्या होता है, मेनी 1 डिफरेंट इनपुट गिव सेम आउटपुट। अरे समझ रहे हो ना, जैसे इधर मानो है है, ठीक है। अरे समझ रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे, बहुत सारे अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं। अरे समझ रहे हो, तो ये हो जाता है यस मेनी 1। सर। यस सर। तो अलग अलग इनपुट अगर सेम आउटपुट दे मेनी 1, अगर अगर अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट दे
तो वन वन मेनी वन का एग्जाम्पल बोला था, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर मेनी वन फंक्शंस, क्योंकि साइन कॉस टैन कॉट डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए सेम वैल्यू भी देते हैं, दो सब पीरियोडिक फंक्शन है, सब पीरियोडिक फंक्शन है, साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है ना। एक्स पे साइन का वैल्यू जो है, एक्स में 2 पाई ऐड करते चलो साइन का वैल्यू रिपीट होता जाएगा, एंगल में 2 पाई, हर 2 पाई इंटरवल के बाद साइन का वैल्यू रिपीट होता जाता है, कॉस का वैल्यू भी हर 2 पाई इंटरवल का बाद रिपीट हो जाता है, कॉसेक एंड सेक का भी वही होता है, क्योंकि इन सब का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है। टैन एंड कॉट का फंडामेंटल पीरियड पाई होता है, तो एंगल में पाई इंटरवल के बाद टैन एंड कॉट का वैल्यू रिपीट होता है, मतलब एक्स का टैन जो है एक्स प्लस पाई का टैन भी वही है, एक्स प्लस 2 पाई का टैन भी वही है, एक्स प्लस 3 पाई का टैन भी वही है, तो मतलब अलग अलग इनपुट का सब सेम आउटपुट देते हैं। तो देयरफॉर दे आर ऑल मेनी वन फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर मेनी वन फंक्शंस। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनमें से कोई भी बाइजेक्टिव नहीं है, इनमें से कोई भी बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए वन वन एंड ऑन टू दोनों होना पड़ेगा, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वन वन नहीं है, तो उनमें से कोई भी बाइजेक्टिव नहीं है, कीप इन माइंड, क्लियर और नॉट। अच्छा ऑन टू का अगर बेटे शॉर्ट में बोले तो क्या होगा बेटा, ऑन टू में नो एलिमेंट ऑफ, या फिर ऐसे बोल दो कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर ऑक्यूपाइड, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर ऑक्यूपाइड। हाँ बेटा देखो, वन वन ऑन टू मेनी वन, दीज आर टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। और कोई रिलेशन को फंक्शन होने के लिए जो दो रेस्ट्रिक्शन है, वो दोनों रेस्ट्रिक्शन डोमेन के ऊपर सिर्फ है, फर्स्ट सेट के ऊपर, कि पूरा का पूरा फर्स्ट सेट डोमेन होना चाहिए, एंड उसके सारे मतलब उसके सारे एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए सब। लेकिन बेटे ये जो ऑन टू है, ऑन टू वाला है जो रिस्ट्रिक्शन, वो कोर डोमेन के ऊपर है, ठीक है ना। all elements of core domain are occupied है ना, all elements of core domain are occupied, जैसे कि यहाँ पर तो आप देख सकते हो यहाँ पर बेटे कोर डोमेन का सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड है, तो इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन में होता है क्या है बेटे, जो रेंज एंड कोर डोमेन इक्वल होते हैं, है ना, रेंज इज इक्वल टू कोर डोमेन, पूरा का पूरा जो सेकंड सेट। नॉर्मली क्या होता है भाई, नॉर्मली इन ए फंक्शन रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोर डोमेन, नॉर्मली इन एन ऑर्डिनरी फंक्शन रेंज इज ए सबसेट ऑफ द कोर डोमेन, लेकिन ऑन टू फंक्शन में रेंज एंड कोर डोमेन इक्वल हो जाते हैं, पूरा इक्वल हो जाते हैं। अच्छा इनटू में उसका उल्टा होता है, मतलब कुछ अपोजिट। कोर डोमेन का कुछ एलिमेंट ऑन ऑक्यूपाइड रह जाते हैं ना। देखो कुछ कोर डोमेन का कुछ एलिमेंट बच गए लास्ट को, तो इनटू हो गया। अभी देखो डोमेन का अगर कोई भी एलिमेंट ऑन ऑक्यूपाइड रहेगा ना भाई, तो फंस गए, तो फंक्शन ही नहीं नहीं होगा, होते। वो तो फंक्शन ही नहीं होगा, कीप इन माइंड भाई। सर फर्स्ट कॉपी पे। फर्स्ट सेट का भाई तो सभी एलिमेंट एंगेज ही होना पड़ेगा, तभी तो फंक्शन होगा। कभी भी ये कभी कभी क्या होता है बट जब पढ़ाई नहीं करते हो तो एग्जाम के टाइम में ये सब उठपटांग से चीजें दिमाग में आता है। क्या उठपटांग से चीजें दिमाग में आता है, अरे सर ने बोले थे कि को डोमेन के सारे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तो उसको ऑन टू बोलेंगे, नहीं होंगे तो एन टू बोलेंगे, डोमेन का क्या, डोमेन मतलब फर्स्ट सेट का तो सब ऑक्यूपाइड होना ही होना, मतलब होगा ही होगा, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा, और ये सब फंक्शन के टाइप्स पढ़ रहे हैं। और फंक्शन होने के लिए, रिलेशन को फंक्शन होने के लिए फर्स्ट एलिमेंट सेट का कोई भी एलिमेंट ऑन ऑक्यूपाइड नहीं रहना चाहिए फंक्शन होने के लिए। तो फर्स्ट सेट के ऊपर का जो दो रेस्ट्रिक्शन, अगर वो दोनों रेस्ट्रिक्शन में से कोई भी रेस्ट्रिक्शन फेल हो जाता है तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, और वन वन ऑन टू होना दूर की बात, ठीक है ना। बस तो आई होप आप समझ गए। तो आगे चलते हैं। अच्छा आप कुछ सवाल करेंगे। सवाल है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अच्छा इनकेस ये सवाल को करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
बिल्डअप करेंगे। अच्छा सपोज बेटे x1 एंड x2 दो रियल नंबर, लेट्स से x1 x2 बिलोंग टू R एंड लेट्स से x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। मानो x1 x2 दो रियल नंबर है एंड दोनों का स्क्वायर इक्वल है, तो इसका क्या नतीजा निकलता है? क्या नतीजा निकलता है इसका? x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2। अरे है कि नहीं भाई? अगर x1 Yes, x2 sir. दोनों का स्क्वायर इक्वल है तो x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2। मतलब क्या होता है भाई? देखो दो रियल नंबर का स्क्वायर अगर इक्वल है तो कैसा हो सकता है? देखो फॉर एग्जांपल दो रियल नंबर में 2 2 ले रहा हूं, x1 2 है x2 भी 2 है, दोनों रियल नंबर एंड दोनों का स्क्वायर यहाँ पर देखो इक्वल, दोनों का स्क्वायर क्या होगा बेटे? 4। तो अगर बेटे दो रियल नंबर का स्क्वायर इक्वल है तो दोनों रियल नंबर इक्वल भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है मानो एक में 2 लिया और एक -2 ले रहा हूं, तो वो x1 इज 2 एंड x2 इज -2, तभी तो दोनों का स्क्वायर इक्वल होगा। इसका मतलब दो रियल नंबर का स्क्वायर अगर इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव भी हो सकते हैं, खाली इक्वल नहीं नेगेटिव भी हो सकते हैं। अरे समझ रहे हो? इसीलिए प्लस और माइनस लगा रहे हैं, मतलब x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू -x2। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. और अगर बेटे x1 x2 इंटीजर भी होते तो भी वही होता, अगर इंटीजर भी होते तो भी वही होता। जैसे यहाँ पर हुआ देखो 2 -2, दो इंटीजर है दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, दोनों का स्क्वायर इक्वल। 2 2 दोनों इंटीजर है, दोनों इक्वल है, दोनों का स्क्वायर इक्वल। तो रियल नंबर x1 x2 अगर दो रियल नंबर है या फिर दो इंटीजर है एंड दोनों का स्क्वायर अगर इक्वल है तो बेटे नतीजा यह आता है कि x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2। बट अगर बेटे x1 एंड x2 दो नेचुरल नंबर हुए एंड दोनों का स्क्वायर बराबर हुआ तो इससे क्या नतीजा निकलता है? दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर बराबर है, सोचो, दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर बराबर है। 1 2 3 4 5 से नेचुरल नंबर याद आ रहा है? Then 1 होगा 1 2 होगा. हाँ तो 1 1 ऑन 2 का बारे में बात ही नहीं हो रहा है, मैं फंक्शन कहाँ लिखा हूँ? मैं तो पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर मतलब कंक्लूजन क्या है यहाँ पर ड्रॉ करोगे कि दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर इक्वल है, तो क्या है कंक्लूजन? क्या है? दोनों नेचुरल नंबर इक्वल है, और क्या सोच रहे हो Yes, भाई? sir. दोनों Sir, नेचुरल उसका नंबर इक्वल है। भाई भाई दो अलग अलग नेचुरल नंबर का स्क्वायर कभी इक्वल आता है? अरे दो अलग अलग नेचुरल नंबर का स्क्वायर इक्वल होगा क्या रे? 1 का स्क्वायर, No, 2 का sir. स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अलग अलग हुए ना। तो x1 x2 दो नेचुरल नंबर है, दोनों का स्क्वायर इक्वल है, तो नतीजा क्या निकल गया था? x1 इज इक्वल टू x2, इधर प्लस और माइनस नहीं रहेगा। समझ गए ना? अरे भाई देखो नेचुरल नंबर में ये वाला कंडीशन होगा क्या? ये वाला केस होगा क्या नेचुरल नंबर में? No, sir. क्योंकि नेचुरल नंबर तो नेगेटिव नहीं होते हैं ना, दोनों नेचुरल नंबर में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो ये वाला कंडीशन तो, ये वाला सिनारियो तो क्रिएट ही नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ यही वाला सिनारियो क्रिएट होगा। तो दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर इक्वल तो दोनों भी इक्वल। और खाली नेचुरल नंबर क्यों बेटे? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अरे मेरे बात समझ रहे हो? दो पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर इक्वल है तो दोनों रियल नंबर इक्वल है। Yes, sir. हैं? अगर अगर खाली रियल नंबर बोलता तो नेगेटिव पॉजिटिव सारे रियल नंबर उसमें आ जाते, और बेटे -0.1 का स्क्वायर भी जो होगा 0.1 का स्क्वायर भी वही होगा। अगर सारे रियल नंबर बोल दिया मतलब x1 -0.1 एंड x2 0.1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर बोला है तो ये माइनस माइनस का मतलब सिनेरियो क्रिएट ही नहीं होगा। तो कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर इक्वल है तो दोनों भी इक्वल है, काम खत्म, बात खत्म, बस। तो भाई इतना चीज आपको ध्यान रखना है और भूलना नहीं है जिंदगी भर, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और इसको अभी के लिए बिना प्रूफ के मैं करवाऊंगा, हालांकि मैं प्रूफ कर सकता हूं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो बिना प्रूफ के आप अभी इसको याद रखोगे। बेटे x1 x2 मानो दो रियल नंबर है या फिर दो इंटीजर है या फिर दो नेचुरल नंबर है या फिर कोई भी कुछ भी r z n कुछ भी हो, ठीक है?
एंड सपोज बेटे x1 का क्यूब एंड x2 का क्यूब इक्वल आ रहा है, मेरे बात समझ रहे हो? सपोज दोनों का क्यूब बराबर आ रहा है तो बेटे डायरेक्ट दोनों नंबर इक्वल होंगे और कुछ नहीं। क्यों कुछ और नहीं होंगे, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, तो मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। कौन है? विष्णु। हाँ, तो मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। एक सेकंड, अस्तेरी हाँ ओके, मेरे पास समझ रहे हो? दो रियल नंबर, दो इंटीजर, दो नेचुरल नंबर, व्हाटएवर, अगर दोनों का क्यूब बराबर है तो दोनों नंबर इक्वल होंगे। क्लियर और नॉट? अच्छा, मैं आपको जो हिंट देता हूँ सुनो, मतलब इसका हमारा ये चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये चैप्टर में उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। सपोज आप मतलब इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो कि एक तो आप ऐसे भी दिमाग में सोच सकते हो, दो रियल नंबर का क्यूब बराबर तो दो रियल नंबर बराबर, ठीक है। स्क्वायर में क्या जाता है कि एक दूसरे का नेगेटिव हो जाता तो चल जाता था, है ना। लेकिन क्यूब में बेटा दो रियल नंबर अगर दोनों का क्यूब इक्वल तो दोनों रियल नंबर भी इक्वल। लेकिन फिर भी अगर रिसर्च करना चाहते हो, मैं बाद में कभी भी फुर्सत में समझा दूंगा बेटे। सपोज आप प्रूव करना चाहते हो कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। सपोज दो रियल नंबर एक्स वाई आर टू रियल नंबर्स एंड सपोज दोनों का क्यूब इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि एक्स इज इक्वल टू वाई। ये प्रूव बड़ा आराम से कर सकते हो, लेकिन अभी मैं नहीं करूंगा। इसको तुम्हारे खाली मैं एक हिंट देता हूँ बेटे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब देन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। बेटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, एक्स माइनस वाई इंटू बेटे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा आइदर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और दिस थिंग इज इक्वल टू 0 ना बेटा, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब आइदर दिस 0 और दिस 0। और बेटे मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं कि फॉर एनी टू रियल नंबर एक्स वाई, कोई भी दो रियल नंबर एक्स वाई के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये नंबर कभी भी 0 नहीं होगा। दिस नंबर इज नेवर इक्वल टू 0, नेवर, फॉर एनी टू रियल नंबर एक्स एंड वाई, एंड आई कैन प्रूव इट टू यू। दिस विल नेवर बी इक्वल टू 0 फॉर एनी टू रियल नंबर एक्स वाई। तो इसका मतलब कंपल्सरीली एक्स माइनस वाई ही 0 है, और अगर x माइनस वाई 0 है तो x इज इक्वल टू वाई है। तो ऐसा इसका प्रूफ होता है, और ये क्यों कभी 0 नहीं होगा? सर वो वाला स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सर वो क्यों नहीं होगा? हाँ, वो क्यों नहीं होगा? अच्छा, उसको अभी मैं करना नहीं चाहता, कंफ्यूज पूरा हो जाओगे। मेरा बात समझ रहे हो? अगर मैं पूरा क्वाड्रेटिक करके समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कुछ समझ में नहीं पाओगे, मुझे भी कंफ्यूज कर दोगे, तो उसको कोई इवनिंग क्लास में कर देते हैं, ठीक है? ओके क्लियर? सर। हाँ, तो हमें यहाँ पर कोई उसका मतलब कोई जरूरत नहीं है, उसका प्रूफ कोई जरूरत नहीं है, बस इतना जानो कि यू कैन प्रूव इट दैट दिस इज नेवर इक्वल टू 0 फॉर एनी टू रियल नंबर एक्स एंड वाई। क्वाड्रेटिक करके इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, बाद में कर लेंगे। तो फिलहाल एक्स माइनस वाई 0 होगा तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। तो बस ध्यान रखो, कोई भी दो रियल नंबर, कोई भी दो इंटीजर, कोई भी दो नेचुरल नंबर क्यूब इक्वल हो तो दोनों नंबर भी इक्वल, ठीक है ना। लेकिन स्क्वायरिंग के यस वक्त सर। ध्यान रखना होता है कि दोनों अगर रियल नंबर है या फिर दोनों अगर इंटीजर है तो बड़े प्लस और माइनस, लेकिन अगर दोनों नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव रियल नंबर है तो खाली इक्वल, ठीक है ना। तो बस काम खत्म। अच्छा, एक सवाल खाली इसमें से उठा लेते हैं, फिर हम आज का क्लास यहीं पर वाइंड अप कर देंगे। बेटे उसने बोला है कि मानो मैं पहला सवाल उठाता हूँ, बीट वन। बोला है कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, एन टू एन समझते हो ना, एन क्या है? नेचुरल नेचुरल नंबर नंबर। सेट। नेचुरल नंबर। तो तो डोमेन नेचुरल नंबर सेट है, कोडोमेन क्या है बेटे? नेचुरल नंबर सेट है। नेचुरल नंबर। भाई फंक्शन बोल दिया, भाई ये फंक्शन है, देखो वर्ड यूज कर दिया फंक्शन, फंक्शन बोल दिया ना, तो पूरा का पूरा फर्स्ट सेट है, डोमेन हो गया। अगर रिलेशन होता तो रिलेशन में क्या होता है कि डोमेन फर्स्ट सेट का सबसेट होता है, मतलब प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। लेकिन फंक्शन बोल दिया ना तो ध्यान रखा करो, फर्स्ट सेट सब डोमेन है एंड सेकंड सेट कोडोमेन है। एंड डोमेन को हम और क्या भी बोल सकते हैं कि सेट ऑफ इनपुट्स। तो बेटे ये फंक्शन के अंदर जो इनपुट घुसाओगे वो किधर से घुसाओगे? डोमेन से लेके घुसाओगे। एन से। और जो आउटपुट निकलेगा वो सब आउटपुट किधर मिलेगा आपको? कोडोमेन एन। में मिलेगा, है ना, समझ रहे हो ना मेरे बात हैं? यस सर। हाँ, बस काम खत्म। ये देखो, ये सब इनपुट फंक्शन के अंदर घुसाओगे, आउटपुट इधर बाहर निकल के आएंगे कोडोमेन के अंदर, है ना।
अच्छा ठीक है। तो एन टू एन और डिफिनेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, मतलब ये इनपुट का स्क्वायर कर देता है ये फंक्शन, है ना, आउटपुट निकालता है उसका स्क्वायर। तो अंदर अगर 2 जाएगा बाहर क्या निकलेगा? 4 4 अंदर अगर माइनस फोर। थ्री, अच्छा 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 अच्छा, अंदर अगर -3 जाएगा बाहर क्या निकलेगा? सर सर Not माइनस कुछ थ्री a नहीं नहीं। जाएगा सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ मैं टेस्ट कर रहा था। 1-to-1 function. हाँ नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन वेरी गुड पति। अरे -3 दे सकते हो क्या? इसका डोमेन तो एन है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इनपुट तो डोमेन से ही दोगे ना, डोमेन के बाहर से क्या आसमान से तोड़ के इनपुट लाओगे? अरे इनपुट तो दोगे इधर से ही दोगे ना। और डोमेन तो Yes सेट sir. ऑफ नेचुरल नंबर है, -3 उसके अंदर होता है क्या? तो किधर से दोगे No. -3 लेके हैं, है ना? बस काम खत्म। तीर तो निकलेगा ना डोमेन से, डोमेन से ही तीर निकलेंगे और सारे तीर जाके को डोमेन में अटकेंगे, है ना? हाँ तो डोमेन के बाहर से तो तीर नहीं निकाल सकते ना, बस। अच्छा तो एफ इज एन टू एन। अच्छा चलो इसको फील करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे नंबर्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट नंबर्स। अच्छा इनपुट तो हम देंगे डोमेन से, बट इनपुट 1 अगर देते हैं तो आउटपुट क्या निकलेगा? 1 का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा? 1. 1। वन। इनपुट 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? आउटपुट 4. 4। फोर। 3 का स्क्वायर 9 आगे आएगा, नाइन। ऐसे करके सब होंगे आगे चल। अच्छा एक बात जरा सुनो, एक बात जरा सुनो। पहला बात है कि ये 1 1 है कि नहीं, पहला बात है 1 1 है कि नहीं? भाई एक बात बताओ, यस सर। 1 1 है ना? बेटे कोई भी दो अलग अलग इनपुट का यहाँ पर सेम आउटपुट आएगा क्या? कोई भी दो ऐसे अलग अलग नेचुरल नंबर होंगे नो सर। जिनसे तीर निकल के सेम नंबर पे आके पहुंचेंगे, इनका स्क्वायर सेम हो? नहीं ना, दो अलग अलग नेचुरल नंबर का स्क्वायर A अलग अलग and B आता है। both are loyal to each other. हाँ अरे समझ रहे हो ना, इतना तो समझ गए बेटे। इफ x1 x2 are two different natural numbers, then their square should also be different, है ना? तो वही देखते हैं, तो प्रूव करते हैं कि ये 1 1 है। तो लेट x1 x2 बिलोंग टू कैपिटल N विच इज द डोमेन, ठीक है ना? मानो डोमेन से दो इनपुट उठाते हैं x1 x2 एंड लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। चलो अस्यूम करते हैं x1 x2 दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। f ऑफ x1 क्या होगा रे? x1 का स्क्वायर। f ऑफ x2 क्या होगा? x2 का स्क्वायर। एक्स वन अच्छा इक्वल्स टू एक्स टू। हाँ अभी तो प्रूव करके आए थे, अगर x1 x2 दो नेचुरल नंबर है एंड दोनों का स्क्वायर इक्वल है तो नतीजा क्या निकलता है? X1 is दे आर equal to इक्वल X2. टू ईच अदर। प्लस और माइनस नहीं लगेगा, है ना? प्लस और माइनस किधर लगेगा बताया? देखो ये सेकंड वाले में लगेगा, समझ रहे हो ना? Integer थर्ड, real number हाँ दोनों बस में बस 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 बस, वेरी गुड वेरी गुड। तो x1 इज इक्वल टू x2, तो देयरफॉर, अच्छा तो इसका मतलब अगर बेटे कोई भी दो इनपुट का आउटपुट सेम आ रहा है तो दोनों इनपुट भी सेम है। तो इसका मतलब ये साबित हो गया कि दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट आ ही नहीं सकता, है ना? क्योंकि अगर दो इनपुट का आउटपुट सेम है तो दोनों इनपुट भी सेम है, तो दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट आ ही नहीं सकता, है ना? क्योंकि दो इनपुट का आउटपुट सेम हो रहा है तो इनपुट भी सेम हो रहे हैं। हाँ तो देयरफॉर एफ इज व्हाट? 1 1। 1 1 1-1 function. नॉट ऑन टू। बट नॉट ऑन टू, चेक करते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 जगह नहीं, डॉट 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 के लिए डॉट डॉट, इसको बड़ा कर देते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट सर वो डॉट। तो ऊपर से भी पता चल जाएगा x1 is equal to x2 है। अगर x1 is not equal to x2 हो जाएगा तो on 2 हो जाएगा। सर वो एक ही एग्जांपल से पता लग जा रहा है सर। कैसे? सर if x1 is not सर equal जो to x2, उसका हाँ। सारा एलिमेंट से एंगेज नहीं है ना सर। नहीं प्रोसेसर, सुनो प्रोसेसर। अच्छा सुनो, ये हमारा डोमेन है एंड ये हमारा बेटे कोडोमेन है ना? अच्छा एक बात बताओ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। भाई कौन से नेचुरल नंबर का स्क्वायर 2 होता है बताओ जरा? 2 किसका स्क्वायर होता है? √2 सर एंड नेचुरल माइनस, नंबर
टू किसका स्क्वायर होता है भाई? √2 एंड -√2, और ये दोनों तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो 2 कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, है ना। 2 इज नेवर स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, है ना, क्योंकि 2 का दोनों स्क्वायर रूट √2 -√2 दोनों में से कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब 2 का कोई भी प्री इमेज इधर मिलेगा क्या? कोई नो भी सर। प्री इमेज मिलेगा? जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, सपोज आप सोच रहे हो कि 2 का कोई एक प्री इमेज इधर है, मानो 2 का एक प्री इमेज x इधर है, तो आपके हिसाब से x का इमेज 2 आ रहा है, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो बेटा f ऑफ x क्या होगा? x का स्क्वायर आएगा, उसका इनपुट का स्क्वायर कर देता है फंक्शन, x² इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब, आपका मतलब है कि x का स्क्वायर 2 है, लेकिन x तो नेचुरल नंबर सेट में है, मतलब x एक नेचुरल नंबर है, और कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कब से 2 आने लगा? नो सर, नहीं 2 का होगा। तो दोनों स्क्वायर रूट √2 -√2। तो क्या साबित हो गया? कि कोड डोमेन में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका कोई भी प्री इमेज नहीं है। समझ में आ गया ना? तो सीधा लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, कोई एक, कम से कम कोई एक एग्जाम्पल बस दे देना है कि 2 बिलोंग्स टू n विच इज द कोड डोमेन। बेटे मेंशन करना होगा डोमेन को डोमेन, कारण क्या है? जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया हूँ, क्योंकि बेटे यहाँ पर एन एन दोनों डोमेन को डोमेन है, तो आप अगर खाली एन लिखोगे तो किसको रेफर कर रहे हो? डोमेन को बोल रहे हो कि को डोमेन को बोल रहे हो? क्योंकि इनपुट तो डोमेन से ले आते हैं, आउटपुट तो को डोमेन में मिलते हैं। आप क्या लिखे हो वो तो एग्जामिनर समझना चाहिए ना। क्लियर है ना? तो यू हैव टू राइट इट कि डोमेन के बारे में बात कर रहे हो और इधर को डोमेन के बारे में। तो बेटे 2 को डोमेन का एक एलिमेंट है, बट 2 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज। अरे समझ रहे हो ना? इन n which is the डोमेन। अरे समझ रहे हो ना? देयरफॉर यस सर। नॉट ऑन टू। सर ये कितने नंबर का सवाल है? ये आ जाएगा आपका 5 मार्क का, ये भी हो सकता है, हाँ 5 मार्क का भी हो सकता है। सर ये तो 1 मार्क हो सकते हैं। नहीं नहीं, 1 मार्क की इतने सारे स्टेप्स लिखे रहो ना बेटा, स्टेप मार्किंग है इसमें। अच्छा सर पर सवाल। एमसीक्यू में? एमसीक्यू में तो आपको बोलेगा ना ऐसा कि ऐसा दे सकता है कि एफ दे देगा, ऐसा दे देगा, और बोलेगा कि इज व्हाट, ऑप्शन दे देगा 1 1 ऑन 2, बोथ 1 1 ऑन 2, नाइदर 1 1 ऑन 2, ऐसा देगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ऐसा दे देगा। तो उनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है ना? तो ऐसा देगा, वो आपको रॉक में कैलकुलेट करके देखना है। क्लियर और नॉट? आई होप आप समझ गए। ठीक है। हाँ, यस सर। तो ऐसे ऐसे सारी चीजें होगा। अच्छा चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू